सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं महविश तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हमने बहुत सारे मौज़ूआत पर बात करनी है। पीडीएम एक दफ़ा फिर से मुतहरिक हो चुकी है और आज फैसलाबाद के धोबी घाट ग्राउंड में जलसा करने जा रही है और इस जलसे से मरियम नवाज़ और मौलाना फजलुर रहमान और दीगर जो कायदीन हैं वो खिताब करेंगे। मरियम नवाज़ रैली की सूरत में इस जलसा गाह में आएंगी और जलसे का जो टाइम बताया गया है वो ये बताया गया कि तकरीबन 7 बज जाएंगे जब तमाम कायदीन वहाँ इकट्ठे होंगे और जलसे से खिताब करेंगे। और सिर्फ ये आज का जलसा नहीं है, पीडीएम ने एक पूरा प्लान बनाया है और उस प्लान के अकॉर्डिंग पीडीएम मुख्तलिफ शहरों में आने वाले दिनों में जलसे करने जा रही है। साथ साथ पीपल्स पार्टी भी कल शहर कायद में जलसा करने जा रही है, मज़ार कायद के बिल्कुल सामने। तो इस वक्त अपोजिशन तमाम तर मुतहरिक है और अपोजिशन ने जो वजह बनाई थी पीडीएम इत्तेहाद बनाने की वो महंगाई थी। और नाज़रीन, हुकूमत महंगाई के हवाले से ये जो वजह है ये अपोजिशन को देती ही जा रही है, क्योंकि पहले बिजली की कीमतें बढ़ी और उसके बाद कल एकदम से खबर सामने आई कि पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ रही हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है। और जो समरी दी गई थी ओगरा की जानिब से, जो तजवीज़ पेश की गई थी, हुकूमत ने कीमत उससे डबल बढ़ा दी है। अवाम बिलबिला उठे हैं, अपोजिशन बहुत ज़्यादा तनकीद कर रही है, लेकिन हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही और मुख्तलिफ जो वुज़रा हैं वो आकर जो दलीलें दे रहे हैं उससे अवाम की तसल्ली नहीं हो रही। लगाई साहब, कल जब ये खबर एकदम से सामने आई, मैंने इस खबर को ब्रेक किया था तो मैं शॉक्ड रह गई, क्योंकि अब से कुछ दिन पहले ही इस तरह की खबर हमने दी थी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है और अब मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी चंद ही रोज़ गुजरे हैं एक दफ़ा फिर से और जो बताया गया था ओगरा की जानिब से तजवीज़ दी गई थी उससे डबल कीमत बढ़ाई गई है। अब करना क्या है? बात यह है कि इनके वज़रा, इनके तर्जुमान, इनके मुशीर, पूरी हुकूमत वावेला करती है कि आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। तो मैं अभी बता देता हूँ आपको कि आप अभी देख लें, अब दुनिया कहीं दूर नहीं है, आप एक उंगली के इशारे से दुनिया से पूछ सकते हैं। आप दुनिया से मालूम करें कि क्या है कीमत। दुनिया आपको बताएगी 82.8 डॉलर फी बैरल तेल दुनिया में इस वक्त मौजूद है। अभी इसी लम्हे चंद मिनट पहले की जो खबर है वो ये है कि 82.82 डॉलर सही ये है इस वक्त। और ज़रदारी दौर में पेट्रोल की कीमत 110, 111, 112 डॉलर फी बैरल तक गई थी, लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये से आगे नहीं बढ़ी थी, 100 रुपये तक भी नहीं पहुंची थी, 90 तक भी नहीं पहुंची थी, इससे भी नीचे थी। और आज झूठ बोला जा रहा है कि बुलंद तरीन सतह पर हैं दुनिया भर में जो कीमतें हैं वो पहले कभी इस सतह पर नहीं थी। मैं बता रहा हूँ ना कि इससे ज़्यादा सतह पर 22 डॉलर ज़्यादा दुनिया में, बल्कि इससे भी ज़्यादा बनता है, 20-22 डॉलर ज़्यादा थी ज़रदारी दौर में पेट्रोल की कीमतें, और आज जो हैं उससे 20-22 डॉलर कम हैं। और कभी भी पेट्रोल पाकिस्तान में इस सतह पर नहीं पहुंचा है। यानी जिस तेज़ी से पेट्रोल की कीमतें इन्होंने बढ़ाई हैं, जब दुनिया में तेल खरीदने वाला कोई नहीं था, इनसे कहा जाता मुफ्त ले जाओ, जाकर ज़ख़ीरा कर लो, ये तैयार नहीं थे। भैया आपने नदीम बाबर को तो कहा भी छुट्टी कर जाए चूंकि पेट्रोल का बहरान आपने पैदा किया, अब कौन पैदा कर रहा है? कहा यही जा रहा है कि इसके पीछे माफिया। भाई माफिया कौन है? फिर सरकार माफिया आप हैं, कोई और नहीं है। अगर आप माफिया के खिलाफ होते तो किसी माफिया के खिलाफ तो कार्रवाई करते। चीनी माफिया थी, आटा माफिया थी, पेट्रोल माफिया है, डीजल माफिया है, हर जगह पर माफिया है, और आप कार्रवाई कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ यही कहते रहते हैं कि जनाब कीमतें माफिया बढ़ा रही है। यानी दाल की, आटे की, सब्जी की, आलू की, ये सारी कीमतें, चिकन की, ये सारी कीमतें जो माफिया बढ़ा रही है। तो आप ऐलान कर देना कि माफिया राज है मुल्क के अंदर, आप कहें कि किसी का राज नहीं कर रही है। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा पाकिस्तान के अवाम की ना तो कभी तौहीन की गई, ना तजलील की गई, ना ताकीर की गई, ना अवाम को इतना रुस्वा किया गया, ना अवाम को इतना
अवाम के साथ इस तरह की बेहिसी किसी दौर में नहीं बरती गई जो आज के दौर में बरती जा रही। यानी ऐसा लगता है कि हुक्मरानों को एहसास तक नहीं है कि इस मुल्क में इंसान रहते हैं, एहसास तक नहीं है। और ऐसे खतरनाक किस्म के दावे करते हैं, ऐसे दावे करते हैं कि इंसान को, एक आम आदमी को जो बहुत नरम मिजाज हो, बहुत ठंडे मिजाज का, उसको भी शदीद इश्तियाल होगा, गुस्सा आ जाएगा। हजरत फवाद चौधरी कहते हैं कि हमने 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां दे दी। किसको मिली जनाब? किसको मिली? वो तो ऐलान कर रहे हैं ना कि हमने 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां दे दी। तो सुना आपने लोगों, पाकिस्तान के शहरियों, इन्होंने आपको 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां दी थी, इन्होंने महंगाई को कंट्रोल किया। ये कहते थे कि जब डॉलर की कीमत 1 रुपया बढ़ जाए तो समझ लो कि वजीर आजम चोर है। तो फिर हम कुछ नहीं, हम बिल्कुल नहीं कुछ कहते। अब वजीर आजम खुद समझें, उनकी काबीना खुद समझे, उनके हामी अरकान खुद समझें, उनके ऐवान में बैठे लोग खुद समझें, उनके इक़्तिदार के शराकतकार खुद समझें। उनको खुद समझ में आ जाएगा कि इस वक्त पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है। और फिर लड़ाइयाँ इन्होंने इधर उधर फैला दी हैं, इतनी खतरनाक लड़ाइयाँ फैला दी हैं कि मुझे तो बाकी खौफ आता है कि पाकिस्तान के साथ ये क्या करने जा रहे हैं इन हुक्मरानों से। हम हुक्मरानों के खिलाफ रहे, मैं ज़ाती तौर पर मुझे नहीं है इत्मीनान के किसी हुक्मरान ने हमारे साथ अच्छा किया, लेकिन इससे बुरा किसी ने नहीं किया ना। ये आखिरी हद है कि बुराई की जो इस मुल्क में हो चुकी है। इस हुकूमत ने अवाम के साथ बुराई के अलावा और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बुराई किया। मैं लगारी साहब, आपको याद होगा कि जब 120 दिन का जलसा किया था, धरना दिया था इस्लाम साहब ने, तो उन्होंने बिल्स भी जलाए थे क्योंकि बिल्स ज़्यादा आते थे उस वक्त। तो अब हम क्या करें? बिल्स जलाएं, उनको पे ना करें? एक दिन पहले कहते हैं कि बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी, एक दिन के बाद बिजली की कीमतें बढ़ा देते हैं। ऐसा ही है बिल्कुल। अब कहते हैं कि पेट्रोल यहीं रहेगा, फिर पेट्रोल की कीमतें यूं के फरमाइश आती है, यानी रेगुलेटरी अथॉरिटियां बना रखी हैं। और इसका मतलब यह है कि अवाम की खाल उतारने के लिए किसी और के हाथ में बंदूक दिए और बंदूक में गोलियां वो भर कर देते हैं, फायर उन्होंने करने होते हैं। वो कहते हैं कि 5 गोलियां फायर कीजिएगा या 10 गोलियां फायर कर देते हैं। 10 तबाह कर दिया, मार दिया, लोगों की खाल उतार ली। यह सूरत हाल होती है कि जो जिनको इनको बनाकर देते हैं वो कम कहते हैं। ये खुद शौकिया फनकार हैं, ये अवाम के ऊपर कुछ और गोलियां भी बरसा देते हैं। इस तरह का ये पेट्रोल बम गिराया गया इस मुल्क के ऊपर। अच्छा लगाई साहब, जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो उसके साथ ही जाहिर है बहुत सारी चीज़ों की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। अब एक जो गरीब आदमी है, जाहिर है उसको पेट्रोल की कीमत से इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास ना तो मोटरसाइकिल है ना गाड़ी है, लेकिन उसको बाकी चीज़ों की कीमतें बढ़ने से तो फ़र्क पड़ता है ना। वो खाएगा कैसे? भाई मैं ये कहता हूँ कि कराची जैसे शहर में लोग आए ना, पता चले कराची में मास ट्रांजिट नहीं है, जीरो। आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचनी है तो क्या तरीका है? आप उबर नहीं कर सकती हैं, महंगी है। आप क्रीम नहीं कर सकती, महंगी है। आप बाइका नहीं कर सकती, महंगी है। आप रिक्शा नहीं कर सकती, महंगा है। आप बाइक पर नहीं जा सकती। अब लोगों ने किस्तों पर बाइक्स लेकर गुजारा शुरू किया था, अब वो भी नहीं चल रहा है। एक एक बाइक पर 6-6, 7-7, 8-8 अफराद की फैमिली सफ़र करती है क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सफ़र इस तरीके से हो रहा है। और ये कहते हैं गाड़ियां बिक रही हैं। भाई गाड़ियां बिक रही हैं, देखो पाकिस्तान में कितना खुशहाली आ गई है, इनके दौर में खुशहाली आ गई है। कराची में मास ट्रांजिट नहीं है। कराची में ये मजाक कर रहे हैं पाकिस्तान के इंतहाई काबिल एहतराम अदालत उज़्मा के साथ। ये कहते हैं कि हम वो सर्कुलर रेलवे बना रहे हैं, कोई वजूद नहीं है। ग्रीन लाइन बसें भी तो लगाई साहब पहुंची थी। ग्रीन लाइन बसें, मुझे अब भी खदशा है कि जब ये सड़क पर लाने का वक्त आएगा तो ये खचाड़ा हो चुकी होंगी, इनमें से पुर्जे सब हवा हो गए होंगे, नहीं बचेंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब ये खबर आएगी कि जनाब बसें चलने के काबिल नहीं हैं, ताकि मैं फिर बता सकूं कि जनाब हमने तो पहले ही अर्ज़ कर दिया था कि ये नहीं बचेंगी बसें, ये नहीं कर सकेंगी। इनके दौरे हुकूमत में कराची में ग्रीन बस के चलने का इम्कान बहुत कम है, और अगर चली तो मसला बनकर चलेंगी, मसले का हाल नहीं होगा। जहां ग्रीन बस का लाइन बिछाई गई है
वहां से सर्कुलर रेलवे गुजरती है। कहां से गुजारोगे सर्कुलर रेलवे को? ऊपर से, नीचे से, आसमान से, जमीन से, गार से, किस जगह से ले जाओगे? और पहले पुल बनाए गए, पहले उन्हें पुल बनाए कि इसके नीचे से रेल गुजरेगी, गुजरती थी, चलती थी रेल। इन्होंने पुल गिरा दिए और ग्रीन लाइन के लिए रास्ता बना दिया। वो पुल फिर नहीं है तो फिर क्या होगा? प्लानिंग ही नहीं है सही। लाइन नहीं है, लाइनें जो हैं उखड़ चुकी हैं, लाइनों पर लाइनें यानी पटरियां मौजूद नहीं हैं और पटरियां लगाने का कोई इम्कान नहीं है। वो रास्ते ख़त्म हो गए हैं, रास्तों पर महलात खड़े हुए हैं, वहाँ पर हाई राइजेस खड़ी हुई हैं, बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं। अभी एक टावर की बात हो रही थी पिछले प्रोग्राम में, अब ये नए टावर पूरे आपको इसके रूट में मिलेंगे, तो कहाँ कहाँ पर गिराने पड़ेंगे, किस किस तरह से गिराने पड़ेंगे, ये अंदाज़ा नहीं है। और इन्होंने, और ख़ास तौर पर इन लोगों ने आने के बाद तो मामलात को और ज़्यादा बिल्कुल ख़तरनाक हद तक ले गए हैं। और फिर ये कि गलत बयानी करना बहुत कि हमने सर्कुलर रेलवे चला रहे हैं, हम सर्कुलर रेलवे का इफ्तिताह हो रहा है, वज़ीर आज़म इफ्तिताह कर रहे हैं, और ये इफ्तिताह किस तरह हो रहा है, कुछ नहीं, कौन कर रहा है, किस जगह पर कर रहा है, किस मकाम पर कर रहा है, कोई भी किसी को भी मालूम नहीं है। कसनमी दानत यह है कि एक आदमी को भी इस बात का पता नहीं है कि ये कहाँ पटरी बिछाई। सिंध हुकूमत ने भी तो ऑरेंज लाइन वाली बात की थी ना, इतनी बार दावे किए गए, वादे किए गए, उसका भी तो कुछ नहीं हुआ। किस 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 सिंध हुकूमत ने, सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया। सिंध हुकूमत को उन्होंने कहा कि जी आप इतने अरब रुपए इसमें हिस्सा डालें, तो सिंध अरब उठाकर वजारत रेलवे को दे देगी या वफाकी हुकूमत को दे देगी, जबकि वफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत का पैसा वैसे ही रोका हुआ है। उसमें से एट सोर्स काट भी सकती है कि जी हम पैसे रेलवे के लिए इतने काट रहे हैं, मगर आप कहाँ बिछाएंगे, लाइन कहाँ बिछाएंगे? जब वो ड्रिग रोड से निकलती थी, ड्रिग कॉलोनी से आगे आने के बाद ड्रिग रोड से वो निकलती थी, वो रोड है कहाँ पर, वो लाइन कहाँ है? वो लाइन तलाश करके तो बताए ना कि यहाँ पर है, ये लाइन नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती। बिल्कुल कहाँ है वो पटरी, कहाँ है वो, एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो वजूद ही नहीं है उसका। उसके ऊपर कई इमारतें बन गई, क्या चीज़ें बन गई हैं, मीलों तक कोई चीज़ नहीं है भाई, बहुत चीज़ें बन गई हैं, फैक्ट्रियाँ बन गई हैं, पता नहीं क्या क्या हो गया है। अब ये ख्वाब है दीवाने का। और मतलब इंतहाई काबिल एहतराम, बहुत मोहतरम आली मर्तबा जनाब चीफ जस्टिस तो कराची के रहने वाले हैं, उनको तो पता नहीं है क्या कि रूट है ही नहीं, तो ये उसको रूट देने को भी तैयार नहीं है, रूट बनाने को भी तैयार नहीं है, पटले बिछाने को भी तैयार नहीं है। अगर इनके दौर में साबका रूट पर KCR कराची सर्कुलर रेलवे चली तो यह तारीख का सबसे बड़ा मुआजिज़ा होगा। मैं और दावा नहीं करता। चलें देखते हैं ये मुआजिज़ा होगा या नहीं। मैं जो हूँ अपनी एक तनख्वाह नजर करूंगा वजीर रेलवे को कि जनाब आपने मुआजिज़ा कर दिया है, ये लेकिन ऑन रिकॉर्ड आ गई, ये ऑन द रिकॉर्ड आ रही है। मैं उनको उनकी नजर करूंगा कि आपने ये तारीख का बड़ा कारनामा अपने दौरे हुकूमत में अंजाम दिया है, उसको पुराने रूट पर आपने बहाल करके रेलवे को, सर्कुलर रेलवे को चला कर दिखाया है। ये तो एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही। चलें लगाई साहब, ये तो देखते हैं, लेकिन लगाई साहब PDM इत्तेहाद जो बना था ना, वो महंगाई को बेस बनाकर ही बना था। ज़ाहिर उन्होंने कहा था कि हम आवाम की बात करेंगे। अभी इनको तो एक ज़ाहिर है मौका मिल गया, दोबारा से PDM दोबारा मुत्तहिद हुई थी, इन्होंने जलसों का ऐलान किया और कल ही ये पेट्रोलियम मसनूआत वाली खबर आ गई, बिजली महंगी करने वाली खबर आ गई। तो अब आपको क्या लग रहा है कि PDM इस बार कामयाब होती हुई नज़र आ रही है आपको? पहले तो ये बात इसको दुरुस्त कर लेते हैं कि ये PDM महंगाई को इशू को उसने सेकेंडरी इशू समझा था, पहले शुरू में तो इसका इशू ही नहीं था। उनका था कि हम सेलेक्टेड को, इन्वर्टेड कमाल में, सेलेक्टेड को हटाने के लिए आए हैं, लेकिन अवाम को इकट्ठा करने के लिए तो उन्होंने महंगाई की बात, महंगाई का शोशा छोड़ा गया। उस वक्त महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ी है उस रफ्तार से PDM नहीं बढ़ सकी। PDM ने अपनी ही कश्ती के अंदर शगाफ किए और वहां से जो ताकत थी वो निकल गई। अब जो है वो ताकत कल सियासी ताकत का फिर आप एक और देखें, आपको एक बात बताता हूँ। कराची में जलसा हुआ PDM का, मियाँ शहबाज शरीफ और जनाब मौलाना मौजूद थे। आज के जलसे में शहबाज शरीफ कट गए, मरियम नवाज आ रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि पूरा जोर तो बेचारी PDM भी नहीं ला सकी है ना, वो अपनी पार्टियां पूरे तौर पर
अभी तक किसी स्टेज पर, एक स्टेज पर थे जब चचा ने भतीजी के लिए सीट खाली की थी और वज़ीर आज़म अपना एक जज साहब का स्कैंडल सामने किया था, उसके बाद चचा भतीजी एक पेज पर नहीं हैं और ना बैठते हैं कभी एक दूसरे के ज़्यादा करीब, मिलते हैं एक दूसरे से अच्छे एहतराम से मिलते हैं, लेकिन वो सियासी तौर पर एक साथ नहीं होते हैं। ये तो ऐलान करते हैं ना, जब किसी जलसे में जाते हैं तो ऐलान करते हैं कि भतीजी हमारे साथ नहीं है या चचा हमारे साथ नहीं है। चाहे आप पेशावर अपना कश्मीर के जलसे देख लें, कराची का जलसा देख लें और आज का जलसा देख लीजिएगा। तो ये है असल में इनकी सूरत हाल। वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब टास्क देते हैं ना, कुछ चीज़ें उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के लिए रखी हुई हैं, कुछ चीज़ें उन्होंने मरियम नवाज शरीफ साहिबा के लिए रखी हुई हैं, तो वो कुछ चीज़ें वो करती हैं। पीडीएम भी बारी बारी अटेंड करेंगे, यानी कुछ पीडीएम जो है कुछ मरियम नवाज के लिए, कुछ शहबाज शरीफ साहब के लिए, और मौलाना जो है एक जगह पर रहेंगे, मौलाना अमीरुल मोमिनीन के तौर पर जो है वो पीडीएम पर ही ऐसे फैज़ रहेंगे। तो असल मसला ये है कि पीडीएम अपना एतबार खो चुकी है, पीडीएम अवाम की नज़र में अपनी हैसियत गंवा चुकी है, और उसकी वजह है आपको किसी ने आकर कहा तो नहीं था, मजबूर तो नहीं किया था, आपके मुंह में ज़ुबान तो नहीं डाली थी, हाँ जी ठीक है अपनी मुद्दत पूरी करें, 5 साल पूरे करें, ये तो आप ही ने कहा था ना, पीडीएम ने कहा था। तो फिर आप किस लिए कहाँ जा रहे हैं, क्या किस बात का एहतजाज, आपने हुकूमत को हटाने की बात की थी, अब इसी तनख्वाह पर आपने भी काम करना है। जलसे करके लोगों को कह दें कि जनाब हम इनकी मुखालफत कर रहे हैं, तो आप जहाँ भी चाहे करते रहें, हर आदमी करता रहे। पाकिस्तान के आम आवाम से ज़्यादा अपोजिशन तो मुतासर नहीं हुई है। पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम इस हुकूमत की कारकर्दगी से जिस बुरी तरह से मुतासर हुए हैं, इतना तो अपोजिशन मुतासर नहीं हुई है। अपोजिशन को हुआ है, तकलीफ हुई है, उसने जेलें देखी हैं, लीडरशिप गई, और वो भी PMLN की लीडरशिप गई या पीपल्स पार्टी की लीडरशिप गई। मौलाना की पार्टी को कुछ भी नहीं हुआ, शेरपाव साहब की पार्टी को कुछ भी नहीं हुआ, अचकज़ई की साहब की पार्टी को कुछ भी नहीं हुआ। वो अख्तर मेंगल मुश्किलात उठा रहे हैं, वो हैं उसमें, लेकिन सवाल ये कि ताबक़े कब तक ये सारी सूरत हाल ऐसी रहेगी, और अवाम के मामले पर आपकी ये जो दो अमली है अपोजिशन की, वो कैसे कब तक कायम रखेंगे आप, और अवाम को कैसे एतबार दिलवाएंगे कि आप उनके दर्द में यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, फैसलाबाद में, फैसलाबाद के धोबी घाट में। वैसे देखते हैं कि धोबी घाट का जलसा कैसे होता है, यहाँ पर मैंने कई जलसे देखे हैं, अब आज का जलसा देखेंगे कि ये जलसा कैसे रहता है। तो आज का जो जलसा है, आपको लगता है कि इससे कोई मकासद हासिल नहीं कर सकेगी पीडीएम, बल्कि सिर्फ सियासत में अपने आप को जिंदा रखने के लिए एक शो होगा, एक सियासी शो होगा, अच्छा शो होगा। अच्छा, कल 17 अक्टूबर है, तो कल बाग-ए-जना में पीपल्स पार्टी भी जलसा करने जा रही है। कर ले जलसा, उसने जो कुछ डिलीवर किया है उसका भी अपना अमालनामा लेकर आए लोगों के सामने कि उसने कैसे फूल और पत्तियां बिछा दी हैं। सही थोड़ी बताता है अमालनामा, तो ये बताया जाता है ना कि हमने तो आपने कराची को ट्रैफिक दी, आपने कराची को ट्रांसपोर्ट दी, आपने कराची को पानी दिया, आपने कराची का गंद साफ किया, आपने कराची में जो है वो लोगों के बेशुमार मसाइल उनको हल किया। कराची के लोगों को गैस नहीं मिलती, यहाँ सिंध गैस पैदा करता है, अब कराची के लोग जो है वह गैस के लिए तरसते हैं। कराची के लोग जो हैं घरों की सफाई के लिए, गलियों की सफाई के लिए। कराची इतना बड़ा शहर अमलन खंडर बन चुका है। चंद इलाके होंगे जो साफ भी होंगे, जहाँ सड़कें सीधी भी होंगी। सबसे पोश इलाके हुआ करते थे, नाज़माबाद, नाज़माबाद, फैडल बीरिया। अब जाए कोई एक सड़क ऐसी नहीं है जो बाकायदा तबाह ना हो, बर्बाद ना हो, कोई एक सड़क भी ऐसी नहीं है। गलियां तो बिल्कुल ही आप गाड़ी नहीं ले जा सकते गलियों के अंदर। रोड्स लगारी साहब ऐसी हैं, इतने बड़े बड़े खड्डे हैं उसके अंदर कि आपको लगता है कि जो साथ वाली बस गुजर रही है वो आपके ऊपर गिर जाएगी। ये होता है, ये तो आपका मुशाहिदा है ना। बिल्कुल। अब आपने नाज़माबाद जाना शुरू किया है तो आपको अंदाजा हुआ होगा कि क्या हो रहा है। मैं तो आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए जा रही होती हूँ। अच्छा लगाई साहब, एक और सवाल है। सईद गनी साहब ये कहते हैं कि सिक्योरिटी प्लान कल ऐसा रखेंगे जलसे के हवाले से कि लोगों को कम से कम मुश्किलात हों, लेकिन ये कहा ही सिर्फ जाता है, ऐसा होता नहीं है। कराची में कोई एक छोटा सा कोई भी इवेंट हो, कुछ भी हो, सियासी तौर पर या वैसे भी, तो हम देखते हैं कि ट्रैफिक की बहुत बुरी सूरत हाल होती है। कल की मिसाल ले लें, कल लोग 2-2 घंटे ट्रैफिक में फंसे रहे। इवन मुझे ऑफिस आने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। तो आपको लगता है कोई ऐसा सिक्योरिटी प्लान मिलेगा? मुश्किलात तो होती हैं ट्रैफिक की। कल 2-2.5 घंटे लगे हैं वो सफ़र करने में जो मुझे आधा घंटा लगता है। सेम। तो इस सूरत हाल में तो जाहिर है। अच्छा, आपके वारे नहीं आ रहे होंगे ना हुकूमत के, तो इसलिए कि पेट्रोल खर्च हो रहा है ना। आपकी गाड़ी जो है उसकी रफ्तार, वो तो आपका पहले गियर में चल रही है ना गाड़ी, तो
गाड़ी दूसरे गियर में तीसरे गियर में जाएगी तो थोड़ा सा पेट्रोल की कंजम्पशन कम होगी, वो तो होनी नहीं है। आपको 2.5 घंटे तक उसी में चलना है। आपका जो $10 पेट्रोल आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है फिर वापस ले आता है, वो तो जाने जाने में खर्च होगा, उससे भी कम, वो कम पर चलेगी। फिर आपको रास्ते में पेट्रोल भरवाना पड़ेगा। अगर जेब में पैसे होंगे, आपका पर्स हरा हुआ और उसके अंदर हरियाली हुई तो आप पेट्रोल डलवाइए, वरना गाड़ी छोड़ दीजिए और फिर पैदल घर को निकल जाइए। अभी ऐसा लगता है पर्स खाली हो जाएगा, इतनी महंगाई हो गई है। सही बात। तो लगाई साहब, लेकिन ये जो ट्रैफिक का मसला है कराची में, इसका कोई सोल्यूशन है? क्योंकि अब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। नियत कहते थे कि कराची के अंदर टेररिज्म है, दहशतगर्दी है, अदम तहफ़्फ़ुज़ है, लोग नहीं। जब नियत हुई तो आपने उसको कर लिया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी थी, पाकिस्तान में कत्लेआम हो रहा था, पाकिस्तान में हमले हो रहे थे, हमारे अस्करी इदारों पर हमले हो रहे थे, हमारे जवानों पर हमले हो रहे थे, जनरल से लेकर ब्रिगेडियर से लेकर नीचे तक के रैंक के अफसरान तक की शहादतें हुई। फिर जब तय किया कि अब नहीं, बस इनफ इज इनफ, फिर आ गया आपका ज़रबे अज़ब, फिर आ गया आपका वो अपना रद्दुल फसाद, फिर आपका ऑपरेशन आ गया, फिर यहाँ पर आपका सिक्योरिटी वो आपका नेशनल एक्शन प्लान आ गया। नेशनल एक्शन प्लान पर थोड़ा सा अमल हुआ, कराची में अमन हो गया और जगहों पर भी अमन हुआ है। अगर आपकी नीयत हो, स्टेट इंस्ट्रूमेंट्स की अगर नीयत हो तो सकता है कि अगर कराची का मसला हल करने के लिए वेलकम बैक नाजरीन। कोरोना वायरस की शिद्दत थोड़ी सी कम हुई है तो अब डेंगू वायरस ने सर उठा लिया है। इस्लामाबाद की अगर बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों में 121 अफराद डेंगू का शिकार हुए हैं और लाहौर में भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही है। लाहौर में भी हर घर में जो डेंगू के मरीज़ हैं वो इस वक्त देखे जा रहे हैं। लगारी साहब, अब तो सुनने में ये आ गया है कि बहुत सारे जानने वालों को भी डेंगू हो गया है। पहले इसी तरह से कोरोना हो रहा था, कोरोना की शिद्दत थोड़ी कम हुई है तो अब डेंगू ने सर उठा लिया है। मतलब लोग क्या बीमारियों से ही बचते रहें? डेंगू ने इस मरतबा तो मेरे एक बहुत ही अजीज़ बरखुरदार दोस्त को बहुत जवानी में, अभी गुज़श्ता रोज़ वो फौत हुए हैं। अच्छा। जिनके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। एक दिन बुखार आया, वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने वायरल समझकर उनको दे दिया। बुखार टूट गया, मुतमईन हो गए। अगले दिन सुबह में ठीक थे, नाश्ता किया, दोपहर को अचानक उल्टी आई और साथ में खून की उल्टी आई। ले गए हॉस्पिटल में जाने के बाद रात को उन्हें वेंटिलेटर पर डाला गया। क्लिनिकली वो फौत हो चुके थे। सुबह उसके फौत होने का ऐलान हुआ। और इस तरह से वाक़यात सामने आ रहे हैं, यके बाद दीगरे ऐसे वाक़यात सामने आ रहे हैं। और ये कहा जा सकता है कि पंजाब में साबिक दौर में डेंगू का बहुत बड़ा एक शोर हुआ था, लेकिन उसको हैंडल करने के लिए हुकूमत ने बाकायदा एक प्लानिंग करके उसको हैंडल किया था। शहबाज शरीफ ने एक बड़ा अहम काम किया था और उन्होंने डेंगू पर काबू पाने के लिए बहुत संजीदगी के साथ पिछली हुकूमत ने बड़ा बेहतर तौर पर डेंगू वायरस को कंट्रोल किया था शहबाज शरीफ साहब के दौर में। तो आपको लगता है कि वही स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए अब की हुकूमत को भी, क्योंकि लाहौर में बहुत ज़्यादा डेंगू केसेस बढ़ गए? लाहौर में क्या, कराची में हो रहे हैं, दूसरे शहरों में हो रहे हैं, पंजाब के दीगर शहर भी उससे मुतासर हो रहे हैं। और हुकूमत पहले तो समझे मसले को। पहले एक सादा सी आम सी बात जो है वो तो वज़ीर आला को समझानी पड़ती है कि कोरोना का जो वो है वायरस वो काटता कैसे है, वो वज़ीर आला को समझाना पड़ता है। डेंगू वाला जो है वो क्या करता है, डेंगू का वायरस जो मच्छर है वो किस हालत में जाकर वहाँ पर मुतासरा शख्स को डंक कैसे मारता है और उसके क्या नतीजे बताएं। इनको तो पहले ये समझना होगा। इसमें लगेंगे 1 साल, फिर अगले साल में उसके लिए वैक्सीनेशन का सोचेंगे, फिर जाकर लोग इसको कंट्रोल करेंगे। वो बढ़ रहा है, ख़तरनाक तरीके से बढ़ रहा है। अब याद आता है कि शहबाज शरीफ ने किस तरह से लोगों की मदद ली थी। कराची में एक हमारे जानने वाले थे, कोई वास्ता नहीं था, उन्होंने बताया कि ये इस वजह से फैलता है, इसको इस तरह से रोका जाए।
तो उसको भी टेस्ट किया गया और अगर वो टेस्ट ठीक निकला तो उसको साथ लेकर उन्होंने भी उसको भी चलाया। फिर आखिर ये हुआ कि डेंगू पर काबू पा लिया गया था। अब ये फैलता जा रहा है, यहाँ भी फैल रहा है और दूसरे शहरों में भी। मेरा भतीजा उस प्रोसेस से गुजरा है, मेरे छोटे भाई का बेटा उस प्रोसेस से गुजरा है। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, यानी डेंगू ने उसको मुतासर किया। तो मेरा कहना यह है कि इनकी अगर विल होगी किसी भी चीज़ को करने के लिए तो कर लेंगे। विल ही नहीं होगी ना, लोगों को किसी हालत में रिलीफ देना इनका एजेंडा ही नहीं है, इनकी इंटेंशन ही नहीं है, इनकी विल ही नहीं है। इन्होंने उस पर काम करना ही नहीं है कि लोगों को रिलीफ हो। इन्होंने लड़ाइयाँ करनी है, इदारों के साथ लड़ाइयाँ करनी है जो कभी सोच भी नहीं सकते थे। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, इस तरह की लड़ाइयाँ इन्होंने सोची हुई भी हैं, लड़ भी रहे हैं और किसी को पता भी नहीं चलने देना चाहते हैं कि नहीं, कोई पता भी नहीं चलना चाहिए किसी को, और बाकायदा अपने सींगों से लड़ रहे हैं, सींग मार रहे हैं। तो जाहिर है चीज़ें खराबी की तरफ जा रही हैं और इनको एहसास तक नहीं। बिल्कुल। अच्छा लगाई साहब, आगे बढ़ते हैं। नस्ला टावर के हवाले से उसको खाली कराने का नोटिस जारी कर दिया गया है कि अंदर अंदर वहाँ पे जो रिहायशी हैं उनको कहा गया है कि वो खाली कर दें, तो वो बेचारे अब कहाँ जाएंगे? देखें, इंतहाई काबिल एहतराम चीफ जस्टिस साहब ने अपनी सरबराही के एक बेंच में ये फैसला किया इसको गिराया जाए। हम इसके मेरिट पर तो जा ही नहीं सकते ना, क्योंकि वो मेरिट को जज किया है कोर्ट ने, और कोर्ट भी एब्सोल्यूट कोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जज किया है। तो हम इस पर कोई और कमेंट्स या और कोई चीज़ कर नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मुतासरीन को कैसे, तो इंतहाई काबिल एहतराम अदलिया जो है वो ये तो कर सकती है ना कि इसके कितने फरीक हैं। ज़मीन का जो जिसके पास ज़मीन थी, जिसने इनक्रोच किया, जिसने आगे इसको मंजूर किया, जिसने इसकी ठेकेदारी ली, जिसने इसको तामीर किया, 4-5 सब्जेक्ट्स हैं। 4-5 सब्जेक्ट को ज़िम्मेदार करार देकर 4-5 लोगों को उनमें बांट दिया जाता कि भाई ये इतने पैसे ये देगा, इतने ये देगा, इतने ये देगा, इतने ये देगा, इतने ये देगा, और ये शख्स जिसने ख़रीदा है ये जानते हुए कि ये ठीक नहीं लग रहा है तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी डाल दो। यूं करके इस मसले का हल निकाला जा सकता था। बिल्डर ने फ़र्ज़ करें एक बिल्डिंग के 50 लाख लिए हैं तो 5 बना लें, उसमें से अगर उसके कुछ काटने तो काट लें, बाकी जो है एक 10 लाख एक, 10 लाख दूसरा, 10 लाख तीसरा, 10 लाख चौथा, 10 लाख एक पाँचवा, वो फरीक दे दे, बाद में इसको दे देंगे भाई आप जाएं या कोई और बना लें, आप अपने पैसे तो ले लेना यहाँ से। वो नहीं, एक फ्लैट है, मैं कह रहा हूँ 2.5 करोड़ का इस वक्त मालियत होगी, खरीदा इतने में नहीं गया होगा। तो अब हम वो नहीं कह सकते हैं कि जनाब इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है उसके हिसाब से दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है। लोगों की जो जेब से गया है वो तो मिले ना उनको, लेकिन वो मिलेगा तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ना, उतने में अब उनको और तो फ्लैट नहीं मिलेगा ना। देखें ये चीज़ें तो हो चुकी हैं ना, अब गिरने जा रहे हैं वो, अब गिरने जा रहे हैं। अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है तो ठीक है, नहीं मिल रही है तो वो वैसे ही गिराने जा रहे हैं। ये बात भी है। तो बेचारे ख्वार होंगे। मैं ये कहता हूँ कि अदालत खुद ऑर्डर पास कर, चलें भाई उनकी वैल्यू के मुताबिक दे दें, मौजूदा वैल्यू के मुताबिक दे दें, उसी तरह से बांट लें। और उनको 40 अपार्टमेंट होंगे, 50 होंगे, कितने घर होंगे, जितने घर हैं उनके हिसाब से उनको जो है आप बांट दें और उनको दे दें। भाई लोगों की जिंदगी, लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ लगाई होती हैं, लोगों ने बड़ी मेहनत करके पैसा कमाया होता है। होगा बाज़ ऐसे भी होंगे जिन्होंने मेहनत नहीं की होगी लेकिन पैसा उनके पास आ गया होगा, लेकिन ऐसे लोग भी तो होंगे जिन्होंने पेंशन लगाई होगी, जिन्होंने बच्चों के अखराजात को कम किया होगा, जिन्होंने अपने बच्चों का पेट काट कर ये चीज़ें ली होंगी। तो उनका क्या कसूर है, क्यों वो इस सारी सूरत हाल को भुगत रहे हैं। यानी नोटिस तो हो चुके हैं, नोटिस हो चुके हैं और असिस्टेंट कमिश्नर ने कह दिया है कि गिरा दिया जाएगा इतने दिनों के बाद, लोग खाली कर दें, खाली करने के नोटिस दे दिए गए हैं। अब जा रहा है ये मामला 15 दिन के अंदर वो हो चुका है। तो अब हम रहम की अपील कर सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते, हमारे पास तो नहीं है। ज़ाहिर है ये मकान की या बिल्डिंग की मौत है या इंसान की मौत तो नहीं है कि हम सदर ममलिकत को जाएं, जनाब आली मरतबा सदर ममलिकत आप जो है मेहरबानी करें, रहम करें, इसको गिरने से बचा दें। अब ये सुप्रीम कोर्ट तक का मामला था, सुप्रीम कोर्ट का जब अंडर ट्रायल था तो हम रहम की अपील भी कर सकते थे। अब तो हम कहीं भी रहम की अपील नहीं कर सकते, इसलिए कि रिव्यू पिटीशन भी मुस्तरद हो चुकी है। इसके बाद कोई रास्ता होगा तो हमें उसका मालूम नहीं है, कानून के लोग जानते होंगे कि इसके बाद क्या रास्ता निकलता है। लेकिन अगर लोगों की दाद रसी कर दी जाए तो शायद
उनकी अश्क शोई हो जाए। बिल्कुल। अच्छा लगाई साहब, टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है। मारूफ सराइश्वर शायर, अदीब और बैंकर सईद अख्तर, उनका रज़ाए इलाही से इंतकाल हो गया, उनकी शख्सियत के हवाले से कुछ बताइएगा। सईद अख्तर एक बड़े शायर थे और डेरा इस्माइल खान से थे और उनको दमान का शायर कहा जाता था। दमान की पट्टी पहाड़ कोहे सुलेमान की वो है, उसके साथ साथ की पट्टी है जहाँ पर बारानी इलाके कहलाते हैं। वहाँ बारिश से वहाँ पैदावार होती है और बारान इलाका जो होता है वहाँ के जो शायर होते हैं, जो सहरा के शायर होते हैं, जो प्यास के शायर होते हैं, जो प्यास लिखते हैं, जो जहाँ पानी की दस्तयाबी एक मसला होती है, तो वो बहुत ही निखरे हुए, बहुत ही कमाल की शायरी करते हैं। मैंने अरब शायरी देखी है, इमरान कैस की शायरी देखी, मैंने गाजिल कुसैबी की शायरी देखी, सहरा की प्यास देखी। ये हमारे थल का और दमान का, चोलिस्तान का, थरपारकर का जो लहजा है, जो उसकी प्यास है, उसको फील करें, उसकी शायरी को, उसकी आवाज़ को। इंडिया में राजस्थान के लोग हैं तो उससे एक आपको लगता है कि किस तरह के मिजाज के लोग होते हैं। सईद अख्तर बहुत कमाल के थे, वो लुगत साजी करते थे, वो अल्फाज नए नए तलाश करते थे, नए नए अल्फाज से जो है वो एक नया जहान आबाद करते थे। वो बहुत बड़े आदमी थे। हाजी अमीर बख्श दानिश, हाजी अमीर बख्श दानिश का आज सुबह इंतकाल हुआ और 109 साल की उन्होंने उम्र पाई है और पिछली पौन सदी से ज़्यादा अरसे, 80 साल से ज़्यादा अरसे से वो शायरी कर रहे थे। 90 साल से वो शायरी कर रहे थे और हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद का इंतकाल हुआ है कोई 119 साल पहले और ये उनके तकरीबन 11 साल बाद पैदा हुए हैं, लेकिन उनके असरात इतने बड़े हैं शायरी पर। हाजी अमीर बख्श दानिश के, उनके शागिर्दों की बेशुमार उनके शागिर्द हैं और सराइकी अदब और सकाफ़त में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और एक बहुत बड़े बाकमाल शायर थे। उनकी अच्छा ज़िंदगी में उन्होंने जो शायरी की वो सारी की सारी उन्हें ज़ुबानी याद थी। हाँ, सारी शायरी पहले शेर से लेकर आखिरी शेर तक। अभी पिछले दिनों उनके नवासे ने एक शेयर किया था कि वो जो है अपना शायरी कलाम शायर बज़ुबान शायर उन्होंने वो सोशल मीडिया पर लगाया था। बहुत से लोगों ने देखा, बहुत लोगों ने एंजॉय किया। बहुत बड़े आदमी थे और उनकी शायरी बहुत कमाल की शायरी थी। बहरहाल ये बहुत बड़ा नुकसान है दोनों, सईद अख्तर सियाल और हाजी अमीर बख्श दानिश का इंतकाल जो है वो एक सानिया है सराइकी अदब के लिए, सकाफत के लिए। बिल्कुल। चलें, टाइम भी हमारे पास ख़त्म हो गया लगाई साहब। बहुत नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। कल फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।